दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लॉज ऑफ मोशन को समझ रहे थे, तो उसमें हमने न्यूटन्स फैसलों को समझने की कोशिश की थी। न्यूटन्स फैसलो हमें कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है और अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ये हमारा न्यूटन्स का फैसला था। एंड इसी के बेसिस पे हमने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को देखा था। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सी होती हैं, इसकी हमने 2-3 डेफिनेशन पढ़ी थी। एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन मैं आपको सिंपल तरीके से अगर बताना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो रेफरेंस फ्रेम ढूंढिए जिस रेफरेंस फ्रेम से उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 आ जाए। वो जितने भी रेफरेंस फ्रेम होंगी सारी की सारी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होंगी। दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि वो रेफरेंस फ्रेम जिनके पास एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम होते हैं, वो हमेशा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होती है। वो रेफरेंस फ्रेम जिनमें जो एक्सेलरेट हो रही हैं वो सारी की सारी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होंगी। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था लास्ट एपिसोड में, और एक हमने बोर्ड के ऊपर एक एग्जांपल भी देखा था। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि हमारी कार जो है वो सर्कुलर मोशन में आ रही थी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में आता है तो उसके पास अपने आप एक एक्सेलरेशन आ जाती है। तो जब कार सर्कुलर मोशन में थी तो इसका मतलब उसके पास एक एक्सेलरेशन थी। आगे चल के आप देखोगे कि कैसे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं सर्कुलर मोशन में, बट उसके पास एक एक्सेलरेशन आ गई थी। तो कार की जो रेफरेंस फ्रेम है वो इसका मतलब एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम होगी, और वो जो रेफरेंस फ्रेम होगी वो फिर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगी। अब उस रेफरेंस फ्रेम में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो कार के अंदर रखा हुआ था किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 था, बट फिर भी वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था। उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन आ गई थी बिना किसी फोर्स के। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ये दिक्कत आपके पास आ जाती है कि आपको एक्सेलरेशन नजर आएगी बिना किसी फोर्स के। तो आपको लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वहां पे फिर आपको कुछ फिक्टिशियस फोर्सेस लेने पड़ेंगे, स्यूडो फोर्सेस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, तभी आप लॉज ऑफ मोशन को लगा पाओगे। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। वो फ्रेम एक्सेलरेट नहीं करनी चाहिए, सो दैट हम लॉज ऑफ मोशन को इजीली अप्लाई कर सकें। आगे चल के आप स्यूडो फोर्सेस के बारे में भी पढ़ोगे, और कैसे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं वो भी आप देखोगे। तो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि जो न्यूटन्स फैसला होता है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब ये जो इनर्शिया वर्ड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका क्या मीनिंग है? इनर्शिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर कोई भी मैसिव बॉडी है जिसके पास अपना मास है तो उसकी एक टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है? अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी होगी वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में ही रहे और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करती रहे। ये उसकी टेंडेंसी होगी। इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैसिव बॉडी है, तो अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो रेस्ट पे रहे, और अगर वो मैसिव बॉडी मूव कर रही है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहे। इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। अब चलिए इसके ऊपर इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि इनर्शिया जो है उसके ऊपर हम किस तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे पास 2-3 एक्सपेरिमेंट है, कुछ आपने देखे होंगे और कुछ आप अभी देखेंगे। तो चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह का है। यहाँ पे मेरे पास एक कार है जो मूवेबल है, जिसको मैं आगे से खींचूंगा तो मूव करेगी, और उसके ऊपर मैंने एक 1 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 1 किलोग्राम, ऑब्वियसली इसके पास मास है इसका 1 किलोग्राम, तो इसके पास अपना एक इनर्शिया होगा, और क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये रेस्ट पे ही रहे। तो अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश करूंगा एकदम से, तो ये ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी? ये ब्लॉक की टेंडेंसी होगी कि ये रेस्ट पे रहे। तो चलिए जरा देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कार्ट को आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ही मैंने आगे की तरफ मूव किया, आपने देखा कि ब्लॉक जो है वो वहीं पे गिर गया। ब्लॉक आगे मूव नहीं किया क्योंकि ब्लॉक जो है वो इसके साथ अटैच्ड नहीं था। क्योंकि ब्लॉक इसके साथ अटैच नहीं था इस कार के साथ, तो ब्लॉक की टेंडेंसी थी कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, इसीलिए वो ब्लॉक जो है वो वहीं पे थोड़ा सा हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ और वहीं पे आपका गिर गया। ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया हुआ। ऐसे ही आप, अगर मैं इस कार्ट को मूव करूं दोस्तों, जरा देखिए, अगर ये कार्ट मेरी मूवेबल है तो अगर मैं इसको मूव करूं और यहां पे इसको रोकने की कोशिश करूं, तो आपने देखा कि जैसे मैंने इसको ब्रेक लगाया, जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ स्लिप हो गया और आगे की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है? ब्लॉक मोशन में आ गया, तो ब्लॉक की टेंडेंसी है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से
आपका मूव करता रहे आगे की तरफ, क्योंकि कार तो रुक गई है बट ब्लॉक के पास टेंडेंसी और ब्लॉक इसके साथ अटैच नहीं है, दैट्स वाई ब्लॉक आपका आगे की तरफ मूव करता रहा और नीचे आपको गिर गया बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। यही वजह है कि जब आप कार में बैठे होते हो और जब कार जब ब्रेक लगाते हो तो कार में आप आगे की तरफ जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसके पास मास है, आपकी बॉडी के पास अपना इनर्शिया है, तो आप आगे की तरफ जाते हो, क्योंकि कार जो है पीछे रुक जाती है और आपकी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो मूव करती रहे, इसलिए आप आगे की तरफ जाते हो। सिमिलरली जब आप मोशन में आते हो ऐसे, तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ जाने की, क्योंकि आपकी बॉडी के पास इनर्शिया है, और इनर्शिया क्या कहती है, अगर मोशन में हो, सोचे कार ऐसे जा रही थी आपकी, तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी हमेशा इधर जाने की रहेगी, लेकिन आप तो इधर जा रहे हो, तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी तो इधर जाने की है, तो आप इधर की तरफ ही आपको झटका लगेगा, इधर की तरफ ही आपको धक्का लगेगा, तो आप इधर आउटर बाहर की तरफ आप डिस्प्लेस होते हो, ठीक है। तो ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया कि इनर्शिया जो है वो किस तरह की क्या प्रॉपर्टी होती है। इसी के ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट है जो आपको आपने कई बार देखा होगा, बट जरा देखिएगा, उसको भी एक बार जरा परफॉर्म करते हैं और उसको भी देखते हैं। तो चलिए उस एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और एक्सपेरिमेंट मेरा रेडी है, जरा देखिए। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हमने एक थ्रेड ले रखा है और ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस थ्रेड से हमने इसको बांधा हुआ है, और नीचे जो है एक और जो है रस्सी, सेम थ्रेड नीचे भी ले रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाली रस्सी को खींचने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कि कौन सी रस्सी टूटती है। तो चलिए मैं जरा सबसे पहले नीचे वाली रस्सी को खींच रहा हूं, और मैंने इस तरह से एकदम से इसको खींचा, तो आपने देखा कि नीचे वाली रस्सी टूट गई है, ऊपर वाली रस्सी जो है वो बिल्कुल वैसे ही है। अब इसको दोबारा से परफॉर्म करते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को एक और बार परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि इस बार जो है क्या होता है। एक और बार परफॉर्म करते हैं, इस रस्सी को फिर से बांधते हैं और फिर से इसको परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब मैंने इसको एकदम से खींचा तो ये नीचे वाली जो रस्सी है वो टूटी। अब एक काम करते हैं, मैं इसको आराम से खींचता हूं, तो मैं थोड़ा हाथ को रख लेता हूं सो दैट ये नीचे हिट ना करे, और हालांकि मैंने इसका वो रखा भी हुआ है। तो अब जरा देखिए, मैं बिल्कुल आराम से खींच रहा हूं इसको, धीरे 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 खींचा। अब ये ऊपर से टूटा है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब मैं इसको आराम से खींच रहा था तो ऊपर से टूटा है, और जब मैं इसको धीरे धीरे खींच रहा था तो ये नीचे से, एकदम से जब खींचा तो नीचे से, नीचे वाली रस्सी को इसने मतलब रस्सी टूट गई। तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इस मास के पास अपना एक इनर्शिया है। जब ये मास यहाँ पे लगा हुआ था, जब ये यहाँ पे बंधा हुआ था, तो यहाँ पे जब मैंने इसको एकदम से नीचे से खींचा तो उस फोर्स, ये इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है कि यहाँ पे ये रेस्ट पे ही रहे। तो इसलिए एकदम से जब मैंने इसको नीचे से खींचा तो इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया उस शॉक को, और बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये मूव नहीं किया और नीचे वाली रस्सी जो है वो टूट गई। लेकिन जब मैं इसको आराम से खींच रहा था तो एक तरह से मैंने कुछ फोर्स लगाया और कुछ फोर्स इसका भी लगा हुआ है, तो सारा फोर्स जो है ऊपर वाली रस्सी के ऊपर आ गया, और ऊपर वाली रस्सी जो है उस फोर्स को हैंडल नहीं कर पाई। जब मैं धीरे धीरे उसको खींच रहा हूं तो उस केस में आपने देखा कि ये जो ब्लॉक, ऊपर वाली जो रस्सी है, ये भी आपकी टूट गई। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं ये इनर्शिया के ऊपर थे। आई होप आपको इनर्शिया की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इनर्शिया जो है वो क्या चीज होती है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम फोर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स, आप सब लोगों को पता है कि फोर्स जो है वो पुश या पुल को हम फोर्स बोलते हैं। तो बट प्रॉब्लम यहां पे है मेजरमेंट की, कि उसको मेजर कैसे करें फोर्स को। आपने देखा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा, उसकी एक्सेलरेशन 0 आएगी। बट जरा सोचिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 ना हो तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब उसकी फिर एक्सेलरेशन आएगी। तो फोर्स को मेजर करने के लिए हम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स है। सिंपल, आप सिंपल इतना आइडिया लगा सकते हो, इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाए जिनसे हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। और उनमें सबसे सिंपल जो डिवाइस है वो है मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस। ये जो है ये हमारे पास एक तरह का स्प्रिंग बैलेंस है, और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम फोर्स को मेजर करेंगे। इसके ऊपर हमने कुछ रीडिंग लिखी हुई है, वो आपको बताएंगे कि कितना फोर्स है, और उसी फोर्स को हमने किलोग्राम में भी लिखा हुआ है एक तरफ, मतलब मास को भी आप रीड कर सकते हो इससे। लेकिन ये रीडिंग लिखी कैसे गई है, इस प्रोसेस को, जो रीडिंग लिखने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो इसको कैलिब्रेट कैसे किया गया है, तो इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है दोस्तों,
और ये लीनियरली इलास्टिक स्प्रिंग हम ज़्यादातर केसेस में इस्तेमाल करते हैं। अब ये लीनियरली इलास्टिक स्प्रिंग क्या होता है, फिलहाल के लिए इसको आप छोड़ दीजिए, बस आप ये समझिए कि स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, जितना आप इसको फोर्स लगाते हो उतना ये इलोंगेट होता है। इलास्टिक का मतलब जैसे आप छोड़ोगे वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जितना ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर वो लीनियरली इलास्टिक स्प्रिंग है तो जितना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया है। जितना आपने इसको पुश किया है नीचे, जितने जोर से आपने इसको नीचे की तरफ खींचा है उतना ज्यादा ये डिस्प्लेस होगा। तो आप ये कह सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कितना ये डिस्प्लेस हुआ है उसी के प्रोपोर्शनल है कि जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू जो फोर्स आप लगा रहे हो इसके ऊपर, कितना फोर्स आप इसको नीचे खींच रहे हो, तो वो उसके प्रोपोर्शनल होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये कह सकते हो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट को S लिख दो, तो F इज प्रोपोर्शनल टू S। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हो, इसको हटा के आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू KS। K क्या है, स्प्रिंग को कांस्टेंट, इस K को आप स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो फोर्स होगा, अगर ये लीनियरली इलास्टिक स्प्रिंग है तो फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, या उल्टा भी बोल सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी कितना इसके ऊपर फोर्स लगा है। ये तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होगी, बट सवाल ये है कि आपने ये रीडिंग कैसे लिख दी इसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, इसको कैलिब्रेट कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है दोस्तों। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लेंगे। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा, जिसका हमें मास पता हो। तो चलिए मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, इसको हमने मास बोल दिया कि भाई इसका 1 किलोग्राम मास है, हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, तो हमारे पास ये 1 किलोग्राम का मास है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 किलोग्राम मास को ऐसे रखेंगे और इसके साथ ये स्प्रिंग अटैच करेंगे, और इस स्प्रिंग को अब हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचेंगे आगे। मतलब हम इसको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस मास को वाया दिस स्प्रिंग। इधर से इसको खींचेंगे और इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे वाला सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस हो, थोड़ा फ्रिक्शन ना हो, इसमें जो सरफेस टच होता है तो थोड़ा बहुत सरफेस की वजह से फ्रिक्शन आ जाता है। तो अगर मैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर इसको रख दूं और इसको मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर आगे की तरफ खींचना शुरू करूं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर मैं इसको आगे की तरफ खींचूं, तो ऑब्वियसली ये जो इसकी नीडल है ये पीछे की तरफ जाएगी। तो कितनी पीछे की तरफ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अगर मैं इसको प्रोवाइड कर दूं तो कितनी नीडल पीछे जा रही है, उस पोजीशन को हम मेजर कर लेंगे और वहां पे लिख देंगे 1 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो 1 है और मास भी जो है वो मेरे पास 1 किलोग्राम है। तो जितना ये डिस्प्लेस होगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे तो जितना भी ये स्प्रिंग डिस्प्लेस होगा उस पोजीशन पे हम लिख देंगे 1 न्यूटन। ऐसे फिर हम अगली बार क्या करेंगे, हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे, इसको खींचेंगे आगे की तरफ, और उस केस में भी फिर हम देखेंगे कि ये जो इसकी जो ये पोजीशन है ये कितना डिस्प्लेस हुई है, कितना पीछे की तरफ गया है। जितना ये पीछे की तरफ गया है वहां पे हम लिख देंगे 2 न्यूटन। तो बेसिकली ये ऐसे बार बार एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करके और इसको हम कैलिब्रेट करेंगे। तो जैसे मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, आई डोंट नो ये इस कैमरे ने कितना कैप्चर किया है, उतना जितना फास्ट मैं इसको मूव करूंगा, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करूंगा उतना ये पीछे की तरफ जाएगा। तो इस प्रोसेस से, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा ट्रैक नहीं है जिससे मैं इसको परफॉर्म कर सकूं या कैलिब्रेट कर सकूं, तो ऑलरेडी ये कैलिब्रेटेड है दोस्तों, और इस तरह से हम इसकी कैलिब्रेशन करते हैं। आप पॉइंट को समझिए कि कैसे इसकी कैलिब्रेशन की जाती है। स्टैंडर्ड मास को एक बार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करके देखेंगे कितना डिस्प्लेस हुआ है, वहां पे 1 न्यूटन लिख देंगे। ऐसे फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेंगे, जितना ये डिस्प्लेस होगा वहां पे 2 न्यूटन लिख देंगे। तो इस तरह से इसकी कैलिब्रेशन की गई है। अब एक बार जब आपने ये फोर्सेस को लिख दिया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, फिर इसके बाद हम इसको मास को मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मास को कैसे यूज करेंगे, हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे उठाया, कोई भी अननोन मास को, एक बार ये कैलिब्रेट हो जाए उसके बाद जब आप इसको मास को उठाओगे तो अब यहाँ पे, अब जरा देखिए यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो चुका है कुछ ना कुछ। ये क्यों डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, एक mg फोर्स लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। तो इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से इलोंगेट हुआ है। कितना इलोंगेट हुआ है उससे आप रीडिंग देख सकते हो भाई, कि भाई इतना न्यूटन ये इलोंगेट हुआ है। तो जो भी इसके ऊपर फोर्स है वो आपको पता चल गया कि कितना फोर्स लग रहा है। और फोर्स यहाँ पे क्या बनेगा, फोर्स यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगा mg। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, g से इस फोर्स, जो भी इस फोर्स की वैल्यू उसको g से डिवाइड कर दो
जी यहाँ पे 9.81 ले लो आप, ठीक है, तो उससे आप डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आप जो है मास को निकाल सकते हो दोस्तों कि कितना मास यहाँ पे इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसकी कैलिब्रेशन हो जाए उसके बाद आप मास को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मास की डेफिनेशन जो है आगे चल के मैं बताऊंगा कि मास क्या होता है, बट पहले आप फोर्स को समझिए और स्प्रिंग को समझिए। तो स्प्रिंग को मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया कि स्प्रिंग क्या होता है और जो स्प्रिंग है उसकी क्या टेंडेंसी होती है। स्प्रिंग की टेंडेंसी हमेशा ये होती है कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन, वो उसमें रहे। इसका मतलब अगर आप इसको इलोंगेट कर दोगे तो ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी वापस लाने की, ये उल्टा फोर्स लगाएगा, वापस खींचने की टेंडेंसी दिखाएगा। और अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, सो दैट वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन में आएगी। ये स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है। तो इलोंगेशन में भी ये वैसे ही काम करता है और कंप्रेशन में भी वैसे ही काम करता है। जितना आप इसको इलोंगेट करोगे उतना ही ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जितना आप इसको कंप्रेस करोगे उतना ही बाहर की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है नॉर्मल स्टेट में रहने की, ठीक है। तो ये थोड़ा स्प्रिंग के बारे में मैंने बेसिक जानकारी दी। आगे चल के जब हम बोर्ड पे मिलेंगे, जब क्लास में चलेंगे, तो आपको मैं और थोड़ा बेहतर तरीके से इसको समझाऊंगा और इसके आगे क्वेश्चंस में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम देखेंगे, स्प्रिंग फोर्स का। और क्योंकि हम स्प्रिंग जो है वो लीनियरली इलास्टिक स्प्रिंग ले रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसके फोर्स के प्रोपोर्शनल होगी। तो F इक्वल टू KS आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। आजकल हमने कुछ डिफरेंट मेथड्स हमने डेवलप कर लिए हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स आ गए हैं फोर्सेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। उनमें से कुछ मेथड मैं आपको बता रहा हूं। जरा देखिए, मेरे पास ये एक लोड शेल है, इसको हम बोलते हैं लोड शेल, ठीक है। तो ये S टाइप लोड शेल है दोस्तों। अब आई होप आपको ये नजर आ रही है। तो ये S टाइप लोड सेल है, बेसिकली ये सेंसर है, आप ये समझिए, ठीक है। आगे चल के जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। तो ये मेरे पास एक लोड सेल है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक मेजरिंग डिवाइस लगा रखा है और इसको कैलिब्रेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 किलोग्राम का मास इसके ऊपर लटकाया हुआ है और ये बेसिकली इलोंगेट हो रही है एक तरह से, आप ये समझिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये सेंसर की थ्रू हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक वे से हमने इसके मास को मेजर किया है। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि आपका जो मास है ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम के राउंड होगा। थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहता है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसके पास ये जो खुद का जो थ्रेड है इसका भी इसके ऊपर वेट लग रहा होगा, या थोड़ा बहुत ये रस्सी का भी, हालांकि रस्सी तो बहुत मासलेस ही है, बट थोड़ा बहुत जो है उनकी वजह से भी आपको ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप जो है फोर्स को मेजर कर सकते हो। जरूरी नहीं है ये तो मैं, आप बोलोगे सर ये कौन सा फोर्स है, ये तो आपने किलोग्राम में मास मेजर किया है। देखा जाए तो ये मास को मेजर कर रहा है कितना किलोग्राम है, बट उसको फिर G से मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर सकता हूं, उसको फोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं ना। यहां पे ये 1 किलोग्राम दिखा रहा होगा रीडिंग, तो फोर्स को नहीं दिखा रहा है। ये फोर्स कब दिखाएगा, इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके फोर्स की रीडिंग दिखाएगा ये। तो इस तरह से हमने इसको कैलिब्रेट किया हुआ है और इस तरह से हम फोर्स को मेजर करेंगे। सिमिलरली हमारे पास और भी जैसे किचन स्केल हैं जिनसे आप इस चीज को मेजर कर सकते हो, तो वो भी आप डिफरेंट जो है उनका इस्तेमाल करते हो। तो जरा देखिए, ये भी काफ़ी एक्यूरेट है। 1 ग्राम जो है उसका एक तरह से इसकी एक्यूरेसी है, 1 ग्राम तक आपका ये मेजर कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रखूँ तो आप देख सकते हो कि ये 1002 ग्राम, इसका मतलब 1.002 किलोग्राम जो है ये रीड कर रहा है। तो काफ़ी एक्यूरेट आपका डिवाइस है ये भी। तो इस तरह से भी आप अपना वजन भी मेजर करते हो। तो बेसिकली वो सारा ये जो चीज़ें हैं ये फोर्स मेजर करने के काम आती हैं। आप बोलोगे सर ये फोर्स तो नहीं है, ये तो आपका मास दिखा रहा है। हम फोर्स निकाल लेंगे ना कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो वो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। 9.81 से इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे मास की, कि मास जो है वो क्या चीज़ होती है। मास को ऑलरेडी हम मेजर करना सीख चुके हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस में। और कैसे हमने सीखा, हम जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मास है तो इसके ऊपर अगर ये मैंने होल्ड किया हुआ है इसको ऐसे, तो होल्ड किया हुआ तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है नीचे mg, और उतना ही फोर्स इसका मतलब मैं इसको ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। तो जो वेइंग स्केल होते हैं वो यही करते हैं। वेइंग स्केल पे जैसे आप इसको रखते हो, वेइंग स्केल क्या करते हैं, कितना फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगा रहे हैं वेइंग स्केल, इसके ऊपर mg फोर्स नीचे लगा हुआ है तो वेइंग स्केल उतना ही फोर्स ऊपर लगाएगा सो दैट ये रेस्ट पे रहे। तो वो उस फोर्स को मेजर कर लेते हैं, ठीक है, और उस फोर्स को फिर g से डिवाइड करके आप क्या बता सकते हो, इसका मास बता सकते हो, क्योंकि आपने mg को मेजर कर लिया।
तो mg को अगर आपने मेजर कर लिया तो उसको g से डिवाइड करके आप क्या कर सकते हो, आप मास को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मास को कैलकुलेट करना तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि उसको डिफाइन कैसे करें, अगर उसको टेक्निकल भाषा में बताना हो तो कैसे बताएं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि मास जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसका अपना एक मास होगा, आप मास को अलग नहीं कर सकते हो। मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस के साथ ही आ जाती है। बट ये भी कोई डेफिनेशन नहीं है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मुझे कैसे डिफाइन करना होगा इसको। तो उसके लिए हम थोड़ा सा सहारा लेंगे हमारी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग का, जो हमने एक्सेलरेशन को जो हमने काइनेमेटिक्स में सीखा है उसका यूज करके हम मास को डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा सो दैट आप उसको बेहतर तरीके से समझें कि मास को की डेफिनेशन क्या होती है, उसको अगर प्रॉपर टेक्निकल वे से अगर बताएं तो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रहा हूं ये 2 हिस्सों में हम लोग करेंगे, ठीक है, और फिर इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी जिसको हम बोर्ड पे करेंगे सो दैट आप एक प्रॉपर तरीके से मास को समझो कि मास जो है वो क्या होता है। तो चलिए इसको एक्सपेरिमेंट को जरा समझते हैं और एक्सपेरिमेंट को पहले परफॉर्म करते हैं और फिर बोर्ड पे मिलते हैं और बोर्ड पे इसकी जो कैलकुलेशन है उसको करते हैं और फिर मास को डिफाइन करते हैं कि मास क्या चीज होती है। तो मिलते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में। तो चलिए दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। मैं थोड़ा सा पहले सेटअप समझा देता हूं कि किस तरह का सेटअप है और इस एक्सपेरिमेंट को हम 2 हिस्सों में परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखिए इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे फिलहाल पहले तो 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरा जिसमें आप मुझे देख रहे हो और एक कैमरा मेरे सामने यहाँ पे लगा हुआ है जो टॉप व्यू को दिखाएगा। यहाँ से हम मासेस को मेजर करेंगे तो उस रीडिंग को ये कैमरा आपको दिखाएगा, इसको टॉप व्यू को दिखा देगा बेसिकली। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक तरह का हमने सेटअप लगाया हुआ है जिसमें ये मेरे पास एक स्केल है जो सेंटीमीटर में रीड करेगा। इधर आप देख पा रहे होंगे ये सेंटीमीटर की रीडिंग आ रही है इधर। एंड मैं क्या करने जा रहा हूँ फिलहाल जो है ये जो मास है और ये जो मास है ये पुली के थ्रू कनेक्टेड है और दोनों का मास बराबर है, तो दोनों एक लेवल पे हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है इसके अंदर, इस पुली में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है और उसकी वजह से हालांकि अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी हम 2 बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे अलग अलग सिचुएशन में, उन दोनों सिचुएशन में मेरा जो फ्रिक्शन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। उससे हालांकि थोड़ा बहुत एरर जरूर आएगा बिकॉज दोनों सिचुएशन में आप देखोगे कि फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत एरर आएगा। दूसरी बात ये जो स्ट्रिंग हमने लगाई है ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये स्ट्रिंग जो है ये इसकी लेंथ कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है लेंथ। हालांकि इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, जैसे आप मास को थोड़ा इंक्रीज करोगे आप देखना लेंथ जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं हमारे। एक तो ये स्ट्रिंग वाया पुली ऐसे लगी हुई है, 2 मासेस हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, एक ये स्केल है। अब ये स्केल हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम अल्टीमेटली इसकी एक्सेलरेशन को देखने जा रहे हैं। ये इसकी एक्सेलरेशन को देखेंगे कि कितना एक्सेलरेट होगा अगर मैं इधर मास को इंक्रीज करूंगा तो यहां पे जो नीचे लोअर पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर पे है और ऊपर तक हम 120 तक ही जाएंगे। बस यहां पे 120 सेंटीमीटर आपको नजर आ रहा होगा, तो हम 20 से 120 सेंटीमीटर तक ही जाएंगे। इसका मतलब 1 मीटर का हम लोग स्पैन लेंगे बस, और उसमें हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे अलग अलग मासेस के ऊपर। तो अब आप देखिएगा कि आप यहां से मास की एक प्रॉपर डेफिनेशन को आप निकाल पाओगे। तो चलिए जरा इसको परफॉर्म करते हैं। इसके पहले हिस्से में मैं आपको पहले इनका मास मेजर करवा देता हूं कि इनका क्या मास है, पहले वो हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इनको एक बार उतार देता हूं और इनका जो मास है उसको हम लोग जरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों मैंने उतार दिए हैं दोस्तों, ठीक है। एंड यहां पे मैं इनके जरा मास को मेजर करूंगा, तो जरा देखते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है। थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहता है वैसे, ठीक है। तो ये जो है ये 102 ग्राम का है, ठीक है, और ये जो है ये आपका 101 ग्राम का है। ऑलमोस्ट है, मतलब बराबर ही है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये वाला 101 ग्राम का है, ये 102 ग्राम का है। तो मैं वापस इनको लगा देता हूं। चलिए, तो मैंने इनको वापस लगा दिया है भाई। मैं थोड़ा सा इसको और टाइट कर देता हूं। ओके, ठीक है। तो फिलहाल आप देख पा रहे होंगे दोनों मैंने लगा दिए, दोनों बराबर मास के हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब ये देखो दोनों मास एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। तो आप इनको एक इकट्ठा सिस्टम मान सकते हो। इसके ऊपर mg फोर्स नीचे लग रहा है, इसके ऊपर भी mg लग रहा है, तो नेट फोर्स इस सिस्टम के ऊपर फिलहाल कितना है, 0,
ठीक है, नेट फोर्स 0 लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो इन दोनों को अगर मैं एज ए होल एक सिस्टम मान लूं तो उस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जो है वो मेरा 0 लगा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं इधर वाले मास पे 100 ग्राम्स को इंक्रीज कर देता हूं। इसका मतलब इधर क्या हो गया बताओ, इधर अब मेरा 200 ग्राम्स हो गया है, और अब आप जैसे मैं छोड़ूंगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, आप जानते हो। तो अपने को क्या करना है, अपने को इसकी एक्सेलरेशन मेजर करनी है, कहां से कहां तक, जब ये 20 सेंटीमीटर पे है, यहां से मैं इसको छोड़ूंगा, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो उसके बाद ये 20 सेंटीमीटर पे है फिलहाल इसका जो लोअर पॉइंट है, जैसे ये लोअर पॉइंट 120 को क्रॉस करेगा वहां पे हम टाइम को मेजर करेंगे कि कितने टाइम में ये ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप इसको एज ए होल एक सिंगल सिस्टम की तरह अज्यूम कर रहे हो तो फिलहाल जो सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, 200G तो उधर लगा हुआ है डाउनवर्ड, और इस पे लगा हुआ है 100G डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स जिससे ये सिस्टम बदलेगा वो होगा 100G। आप बोलोगे सर 100G कैसे होगा, 200G प्लस 100G इसका, तो ये तो टोटल 300G होना चाहिए। नहीं जनाब, इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा, अगर एज ए होल दोनों सिस्टम को एज ए होल देखो तो टोटल मास जो है वो तो 300 ग्राम का है, क्योंकि 100 ग्राम मैंने इंक्रीज किया है। मैं आपको इवन चेक भी करा देता हूं कि ये मेरा 100 ग्राम्स ही है कि नहीं है, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको जरा चेक भी कर लेता हूं कि ये 100 ग्राम है या नहीं है। तो जरा देखिए, ये मैंने यहां पे रखा और ये पूरा एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्टली 100 ग्राम दिखा रहा है। तो इसका मतलब मैं 100 ग्राम को इधर इंक्रीज कर रहा हूं, तो टोटल जो है इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 200 और आपका इधर हो जाएगा 100। तो 100 नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर 200 लगाएगा, क्योंकि ये इधर वाला ज्यादा है तो ये इसको ऊपर की तरफ उठाएगा। तो नेट फोर्स जो इस सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ये क्योंकि ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो लगा हुआ है वो 200 माइनस 100 लगा हुआ, क्योंकि इसको उठा रहा है ये वाला। तो ये वाला जो फोर्स है ये इसको अपोज कर रहा है, आप ये समझिए, इसका 200G नीचे और इसका जो 100G है वो इसको अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स जो पूरे सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है वो 100G लगा हुआ है डाउनवर्ड, सही बात है। और टोटल मास कितना है सिस्टम का, सिस्टम का टोटल मास है 300 ग्राम, अगर मैं पूरे सिस्टम को एक ही अज्यूम कर लूं तो अगेन अब जरा देखिए, तो मेरे पास फोर्स है 100 इंटू G, ठीक है, और जो मेरे पास मास है वो 300 ग्राम्स का है, टोटल मास जो है सिस्टम का वो 300 है। मैं यहाँ पे ऑन द काउंट ऑफ 3 छोड़ूंगा और आपको जैसे ही 120 को क्रॉस करेगा वहां पे आपको रीडिंग लेनी है, उससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगी, ठीक है। और मैं इनिशियल यहाँ पे ड्रॉप छोड़ूंगा इसको, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल जाएगी 1 मीटर की है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस लगेगा, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, टाइम को मैं मेजर करूंगा टाइमर लगा के, आपकी स्क्रीन पे आपको टाइमर नजर आ जाएगा, तो टाइमर से आप टाइम भी मेजर कर पाओगे। तो चलिए जरा इसको देखते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। ऑन द काउंट ऑफ 3 मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूं, 1 2 3। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने क्या किया है, हमने इसको ड्रॉप किया और आपके सामने ये एक्सेलरेट हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही 120 पे क्रॉस हुआ वहां पे हमें इसकी रीडिंग लेनी है, हालांकि थोड़ा ये नीचे गिर गया बट कोई बात नहीं, इसको तो हम दोबारा लगा लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी हम रीडिंग लेंगे, तो अब हम बोर्ड पे चलते हैं और इसकी जो प्रॉपर रीडिंग है उसको जरा एनालाइज करते हैं और उसके बाद इसके दूसरे हिस्से में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर बोर्ड पे एंड इसको एनालाइज करते हैं और वापस फिर इसके दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया केस 1 को, तो उसकी जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जरा देखिए, हमारा जो केस 1 है उसको हमने कैसे देखा, उसमें देखा कि हमारे पास जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है और आपका जो ब्लॉक था उसको हमने यहां से छोड़ा था, तो इसकी मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये 20 सेंटीमीटर था और ये 120 सेंटीमीटर था, और जैसे ही ब्लॉक यहां से यहां पे पहुंचा है तो आपने टाइम को मेजर किया है कि टाइम की वैल्यू क्या रही थी। यहां पे 0 टाइम पे शुरू हुआ था, t = 0 पे, तो हमने टाइमर लगा रखा था साथ में, तो आप टाइमर को देख सकते हो। तो t की जो वैल्यू आएगी वो हमने जो मेजर की है वो है 0.933 सेकेंड। तो 0.933 सेकेंड में ये आपका ब्लॉक जो है वो यहां पे पहुंच चुका है।
तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इसकी। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, हम जानते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन हम यहां पे लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है। आपको कैसे पता कांस्टेंट है? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है सिस्टम के ऊपर, फोर्स कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट होगी। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, s की वैल्यू मेरी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू हाफ a, t की वैल्यू 0.933 और इसका स्क्वायर। यहां से जो एक्सेलरेशन मैंने कैलकुलेट की है, ये 2 को इधर ले आओ और इसका स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो पहले केस में जो एक्सेलरेशन आ रही है वो है 2.298 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहले केस में एक्सेलरेशन आई है और पहले केस में जो टोटल मास है सिस्टम का वो 300 ग्राम है। आप बोलोगे सर फोर्स कांस्टेंट कैसे है? आप जरा देखिए, यहां पे दो मास थे, एक इधर का मास था और एक आपका इस तरफ मास था, ठीक है, एक इस तरफ मास था। तो हमने क्या किया था, और यहां पे पुली लगी हुई थी, ठीक है, और एक पुली यहां पे लगी हुई थी, ठीक है, ऐसा ही कुछ था भाई सिस्टम। तो अब जरा देखिए, यहां पे जो मास था वो था हमारे पास 200 ग्राम और यहां पे था 100 ग्राम। अब जरा सोचिए, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो 200 इंटू जी लग रहा होगा और यहां पे 100 इंटू जी लग रहा होगा। तो ये जो है ये इसको उल्टा खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है और ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये ज्यादा है, 200 जी वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है 100 जी से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो 200 इंटू जी है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो है ये इसको भी उठा लेगा। हालांकि ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स इसको उल्टा खींचने की कोशिश करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो नेट फोर्स जो सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है, तो नेट फोर्स जो है, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं एज ए होल, अगर पूरे सिस्टम की बात करूं तो नेट फोर्स जो है वो 100 जी लगा हुआ है, 200 माइनस 100, ठीक है। ये उल्टा अफेक्ट करेगा भी, ध्यान दीजिएगा, उल्टा एक्ट करेगा। तो इसलिए 100 जी का फोर्स लगा हुआ है और 300 ग्राम जो है वो मेरे पास इसका मास है। आप बोलोगे सर फिर यहां पे हम एक्सेलरेशन यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल टू ma होता है। हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक आपको, सेकंड लॉ जिन लोगों को पता है वो लोग बोलेंगे सर यहां से भी तो हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगी, F नेट, ये सेकंड लॉ जो लोग जानते हैं वो लोग ऐसे लिखेंगे इसको। तो मास जो है वो 300 ग्राम है और ये F नेट जो है 100 जी, 100 इंटू 9.81 डिवाइड बाय टोटल मास 300 ग्राम्स है, तो 0.3 कर दो, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आएगी वो अलग आएगी इससे, और ये एक्सेलरेशन मैं सही नहीं मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये तब है F नेट इक्वल टू ma जब आप F नेट में फोर्स फ्रिक्शन वाला भी लो। ये F नेट जो आपने लिखा है ये सही नहीं है, इसमें फ्रिक्शन तो आपने लिया ही नहीं और फ्रिक्शन हमें पता नहीं है कि कितना है। तो इसलिए ये जो एक्सेलरेशन आपने निकाली है विदाउट फ्रिक्शन निकाली, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके निकाली, जबकि एक्चुअल ये वाली जो आई है इसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है। तो आप बोलोगे फिर सर आप ये कह रहे हो कि एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है, क्योंकि ये तब लगता है ना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए फोर्स मेरा नेट फोर्स कांस्टेंट रहना चाहिए। तो नेट फोर्स मेरा कांस्टेंट ही है। नेट फोर्स अब आपका क्या होगा, 100 जी माइनस कुछ फ्रिक्शन वाला हो जाएगा, बट वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन मैं कांस्टेंट मान के चलाऊंगी, फ्रिक्शन मेरा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब नेट फोर्स मेरा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये ज्यादा एक्यूरेट है, पॉइंट को समझिए। मैं न्यूटन सेकंड लॉ जो कि मैंने पढ़ाया भी नहीं अभी तक, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको तो जो हमने अभी तक पढ़ा है हम उसी का इस्तेमाल करते हुए चीजों को लेके चलेंगे। तो एक्सेलरेशन इस केस में ये आई है, केस 1 में, ठीक है। और मास जो टोटल मास था वो 300 ग्राम्स था। अब इसको हम दोबारा से परफॉर्म करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, और इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार मास को चेंज करेंगे दोस्तों, ठीक है। टोटल फोर्स को उतना ही रखेंगे बट मास को बदलेंगे। यहां पे जो मासेस लगे हुए हैं उनको हम चेंज करेंगे सो दैट हमारा टोटल फोर्स उतना ही रहे, और हम जो है एक्सेलरेशन को फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं मास की क्या डेफिनेशन बनती है। तो चलिए पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद वापस बोर्ड पे आते हैं और इसको फिर से जरा देखते हैं कि कैसे इसकी रीडिंग आ रही है, और फिर मास को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप पे वापस चलते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके सेकेंड पार्ट को जरा परफॉर्म करके देखते हैं। तो अगेन फिलहाल 100 ग्राम बराबर है, तो नेट फोर्स फिलहाल इस पे भी 0 है और इस पे भी 0 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं एक तरफ मैं 200 ग्राम्स को डालूंगा, ये मेरे पास 200 ग्राम्स है, और एक तरफ मैं 100 डालूंगा। तो जरा देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो था हमने केवल एक तरफ 100 ग्राम्स डाला था, तो इस तरफ 200 हो गया था, इधर 100 हो गया था। टोटल सिस्टम का मास 300 ग्राम्स हुआ था। अब जरा देखते हैं क्या होता है।
अब यहाँ पे पहले इसको जरा चेक कर लेते हैं कि ये ठीक तो है, मतलब 200 इसके ऊपर लिखा हुआ है, बट एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कि जो स्लॉटेड मास है वो हमारा 200 है कि नहीं है। तो मैंने इसको रखा और ये ऑलमोस्ट 199 ग्राम के अराउंड है। इतना 1 ग्राम का एरर रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इससे हमारी रीडिंग में भी थोड़ा बहुत एरर आएगा, ठीक है। एंड ये जो है ये पूरा 100 ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इधर 200 ग्राम डालने वाला हूं और इधर मेरा 100 ग्राम डालने वाला हूं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो सिस्टम का जो टोटल मास है वो कितना हो चुका है, जरा सोचिए। 100 100 200 तो पहले ही था, उसमें 300 और ऐड कर दिया, अब हो चुका है हमारा 500 ग्राम। टोटल जो सिस्टम का जो मास है वो 500 ग्राम्स हो चुका है। लेकिन अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स जरा देखिए इधर क्या है, इधर है 300 G नीचे और इधर है मेरे पास 200 G नीचे। तो ये जो 200 G है ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, आप समझिए, और ये 300 G नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे अभी भी कितना है, पिछले वाला ही है, 100 × G। तो फोर्स हमने कांस्टेंट रखा हुआ है पिछले केस से और इस केस में, दोनों केस में फोर्स हमारा कांस्टेंट है। पहले भी 100 G था, अभी भी ये जो नीचे जाएगा उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, पूरे सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो 100 × G लग रहा होगा, ठीक है। और मास अब जो है वो 500 का हो चुका है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोल रहा हूं तो कोई बात नहीं, अभी आप ये अज्यूम कर लीजिए कि फोर्स मेरा कांस्टेंट है सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो अगेन हम एक्सेलरेशन मेजर करेंगे और मैं यहां पे इसको ड्रॉप करने वाला हूं यहां से। तो इसका जो लोअर एंड है वो 20 सेंटीमीटर पे है एंड ऑन द काउंट ऑफ 3 मैं इसको फिर से छोड़ूंगा और यहां पे मैं अपना हाथ रख लेता हूं सो दैट मैं इसको कैच कर सकूं। हालांकि मुझे ये डैमेज भी कर सकता है, इस बार मास थोड़ा ज्यादा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसको मैं पकड़ूं। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 मैं इसको छोड़ूंगा दोस्तों एंड चलिए जरा देखते हैं। तो 1 2 3। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने इसको कैच कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी फिर से टाइमर के साथ इसको रीड करेंगे कि जो 1 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट आई है उसमें कितना टाइम लगा है और उससे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार सिस्टम का जो मास है वो 500 ग्राम्स है और फोर्स 100 G लगा हुआ है सिस्टम के ऊपर। पिछली बार सिस्टम का मास कितना था, 300 ग्राम्स था और फोर्स कितना लगा हुआ था, 100 G लगा हुआ था। तो चलिए अब एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं और उससे फिर एक मास की डेफिनेशन आएगी। बोर्ड पे मिलते हैं एंड इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्ली। तो दोस्तों, आपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट को देखा और उस एक्सपेरिमेंट में आपने मास को चेंज कर दिया। पिछले केस में मास जो इधर था 200 ग्राम्स था और इधर 100 ग्राम्स था। अब जरा देखिए, अब आइए केस 2। तो केस 2 को जरा देखते हैं। केस 2 में आपने क्या किया है, केस 2 में अगेन मेरे पास ये 2 पुली थी, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे मास को आपने इधर आपने क्या किया था बताओ, पहले 100 ग्राम्स, तो पहले था 100 में 200 और ऐड कर दिया, तो यहां पे 300 ग्राम्स हो गया था। 100 तो पहले ही था ना, 100 तो हैंगर का ही था, उसमें 200 ग्राम आपने और ऐड कर दिया था। जबकि इधर आपने क्या किया था, इधर आपने केवल 100 ग्राम्स ही ऐड किया था। तो 100 तो पहले से था, 100 और ऐड कर दिया था इसमें, तो नेट क्या हो जाएगा, इधर 200 ग्राम्स हो गया था इधर, ठीक है। ये ऐसे हुआ था। अब जरा देखिए, अब जो टोटल मास है सिस्टम का वो 500 ग्राम है दोस्तों, 500 ग्राम है टोटल मास। सिस्टम का जो टोटल मास है वो 500 ग्राम्स है और फोर्स कितना है, यहां पे 300 × G लगेगा भाई, ठीक है, 300 ग्राम्स × G। हालांकि इसको किलोग्राम में करना है तो 0.3 लिख लो। और यहां पे जो फोर्स है ये है 200 × G, ठीक है। अब सुनिए, अब नेट फोर्स अगर आप देखो, ये 200 × G इसको उल्टा खींचने की कोशिश कर रहा है। 300 G इधर है, 200 G एक तरह से मान लो कि ऊपर की तरफ है। तो कुल मिलाकर नेट फोर्स जो पूरे सिस्टम के ऊपर है वो आपका कितना है, अभी भी 100 G है माइनस फ्रिक्शन। पहले भी 100 G था माइनस फ्रिक्शन, अभी भी 100 G माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को मैं दोनों ही केस में क्या मान रहा हूं, सेम। तो इसका मतलब नेट फोर्स अभी भी मेरा क्या रहा, सेम ही रहा, फोर्स सेम है, ठीक है। जो यहां पे फोर्स था वही फोर्स यहां पे भी लग रहा है सिस्टम के ऊपर। लेकिन अब एक्सेलरेशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे दोस्तों, अगेन यहां से जो ये वाला जो ग्राउंड लेवल था यहां से लेके और 120 सेंटीमीटर तक जाने में आपको जो समय लगा है वो इनिशियल टाइम मेरा 0 था और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो फाइनल टाइम है मेरा वो यहां पे आया था 1.20। यहां पे t की वैल्यू है 1.20। 120 सेंटीमीटर जो पहुंचा है, यहां पे 120 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। तो 1.20 टाइम लगा है।
20 सेंटीमीटर यहां पे थी, तो इसका मतलब 1 मीटर आप चले हो, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर चले हो आप, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं 1 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, टी की वैल्यू इस बार 1.20 है, तो यहां से ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 डिवाइड बाई 1.20 का स्क्वायर। इस तरह से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहां पे आएगी 1.389 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा बहुत इसमें एरर रहता है भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत एरर इसमें रहेगा, कोई बात नहीं। तो हमने देखा कि दूसरे केस में एक्सेलरेशन मेरे पास ये आई है, ठीक है, और दूसरे केस में टोटल मास मेरे पास ये था, ठीक है। आप यही कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हो क्योंकि फोर्स मेरा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला हमने कंसेप्ट यूज किया है जो काइनेमेटिक्स में हमने सीखा था। अब यहां से हम मास को डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, यहां से हमारे पास मास की एक डेफिनेशन आएगी। क्या डेफिनेशन आएगी जरा देखिएगा। पहले केस में फोर्स जो था मेरा कांस्टेंट था, वही फोर्स मैंने दूसरे केस में रखा, मतलब दोनों ही केस में फोर्स मेरा कांस्टेंट है। पहले केस में मास 300 ग्राम था और दूसरे केस में मास 500 ग्राम था, 500 ग्राम्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने मास को इंक्रीज कर दिया। मास को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। और इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है, अगर मास जिस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है उसी फैक्टर से एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। जरा देखिए कैसे। अगर मैं यहां पर रेशियो देखूं तो 300/500, ये कितना आ गया 0.6। इसका मतलब है यहां वाला, इधर वाला जो केस है, केस 1 में मास जो है वो 0.6 टाइम्स है केस 2 से, और एक्सेलरेशन इधर ज्यादा है। कितनी ज्यादा है जरा देखते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, या उस दिस डिवाइड बाय दिस का रेशियो निकालते हैं। 1.389 डिवाइड बाई 2.298, ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, आप भी निकाल के देखिए 0.60। क्या समझे? इससे हमें यह समझ आया कि एक्सेलरेशन जो है वो उसी प्रोपोर्शन से कम हो रही है जिस प्रोपोर्शन से आपका मास इंक्रीज हो रहा है। जितने फैक्टर से मास इंक्रीज हो रहा है उतने फैक्टर से एक्सेलरेशन डिवाइड हो जाती है, उतने ही फैक्टर से एक्सेलरेशन कम हो रही है। ध्यान से देखिए, ये मास जो है यहां पे 1.2 टाइम्स ज्यादा हुआ, ठीक है, मे बी नॉट 1.2 टाइम्स, 5/3 टाइम्स ज्यादा हुआ, तो 5/3 टाइम्स ही आपकी एक्सेलरेशन कम हो गई, ठीक है। तो यहां से हम मास को डिफाइन कर सकते हैं। मास को अब कैसे डिफाइन करें, सोचिए। अगर मास को डिफाइन करें तो मास एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो एक्सेलरेशन को अपोज करती है, जो रेजिस्टेंस दिखाती है एक्सेलरेशन की तरफ। जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी फॉर द सेम फोर्स। अगर फोर्स सेम लगा रहा हूं मैं, फॉर द सेम फोर्स जितना मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी ही कम होगी। तो आप ये कह सकते हो क्या कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फॉर द सेम फोर्स। फोर्स अगर मैं हर केस में सेम रखूं तो जिसका ज्यादा मास होगा उसकी कम एक्सेलरेशन आएगी, जिसका कम मास होगा उसकी ज्यादा। तो मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो एक्सेलरेशन के लिए रेजिस्टेंस शो करती है। जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगी, और आप इस केस से आप इसको समझ सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको मास की डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर्ली समझ आई। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में हम क्या करने जा रहे हैं, अगले एपिसोड में हम कुछ न्यूटन सेकंड लॉ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो हमें क्या कहता है। उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस, उनको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के होते हैं और वो क्या होते हैं। तो उनको भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।